नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, आज फिर से मैं सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले साथियों, आज के दिन ही साथियों 23 मार्च सन 1931 को 3 वीर शहीद थे साथियों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी सन 1931, 23 मार्च सन 1931। और जब ये तीनों वीर फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे, मतलब तख्ते की तरफ जा रहे थे जिसपे फांसी चढ़ाई जाती थी, तो ये क्या बोल रहे थे? एक शेर बोल रहे थे, दिल से मरकर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ठीक है साथियों, ये इनका शेर था और इसका मतलब ये होता है साथियों, इनको अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी कि ये कह रहे थे कि मर जाने के बाद भी वतन की याद हमारे दिल से नहीं निकलेगी और मेरी मिट्टी जो रहेगी वहाँ से भी वतन की खुशबू आएगी। तो इन शहीदों को सत सत नमन। और चलिए देखते हैं इन शहीदों के नमन के बाद देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चंस क्या है साथियों, उसको देखते हैं। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों, अकबर के कार्यकाल में दरबारी इतिहासकार कौन था? चलिए बताइए, अकबर के कार्यकाल में दरबारी इतिहासकार कौन था? टोडरमल, अबुल फजल, मानसिंह या बीरबल? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, अकबर के कार्यकाल में दरबारी इतिहासकार कौन था? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, अबुल फजल। ये अकबर के कार्यकाल में दरबारी इतिहासकार थे साथियों, और इन्होंने ही लिखा था अकबरनामा। क्या लिखा था साथियों? अकबरनामा। अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी इनकी रचना है साथियों, आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है, कौन? अबुल फजल, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं? चलिए बताइए, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड, स्पेन, फ्रांस या सर्बिया? चलिए बताइए, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं? बताइए, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन या फिर सर्बिया के? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, स्विट्जरलैंड के ये टेनिस खिलाड़ी हैं और बड़े ही फेमस हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं साथियों। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी हाइट जो साथियों है वो 6 फीट और 1 इंच है। समझ रहे साथियों कितने लंबे हैं ये? 6 फीट और 1 इंच इनकी हाइट है। किसकी? रोजर फेडरर की। और ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। और बहुत ही क्या है, महान खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्र को दक्षिण का ब्रिटेन नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, किस राष्ट्र को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है? मलेशिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है, सही जवाब बताइए। किस राष्ट्र को दक्षिण का ब्रिटेन नाम से जाना जाता है? बताइए, मलेशिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, न्यूजीलैंड को साथियों दक्षिण का ब्रिटेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? दक्षिण का ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, लोकसभा बैठक का अंत किस प्रकार किया जाता है? बताइए, किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि लोकसभा बैठक का अंत कितने प्रकार से किया जा सकता है? बताइए कितने प्रकार से किया जाता है? बताइए साथियों, स्थगन, सत्रावसान, भंग, ये सभी? बताइए, जो लोकसभा बैठक का अंत कितने प्रकार से किया जा सकता है? बताइए साथियों, स्थगन से भी हो सकता है, सत्रावसान से भी हो सकता है, भंग से भी हो सकता है। इसका मतलब राइट आंसर डी होगा साथियों, ये तीनों होंगे। ठीक है, इनके द्वारा लोकसभा बैठक का अंत किया जा सकता है। और अभी कौन है लोकसभा अध्यक्ष साथियों? ओम बिड़ला। ठीक है, कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, अभी हैं ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। और कौन सी लोकसभा है अभी? ये 17वीं। ठीक है,
17वीं लोकसभा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन से रोग के कारण सबसे ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है? बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन साथियों, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बताइए इसके द्वारा किस रोग के कारण सबसे ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु अभी हो रही है? बताइए। मलेरिया, इबोला, एड्स या यक्षमा? बताइए सही जवाब क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कौन से रोग के कारण आज सबसे ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है या लोग मर रहे हैं? बताइए। मलेरिया, इबोला, एड्स या फिर यक्षमा? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी। यक्षमा एक ऐसा रोग है साथियों जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं इस रोग से साथियों, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों की आजकल मौत हो रही है। ठीक है साथियों। इबोला क्या है? इबोला भी एक रोग है साथियों जिसमें खून का रिसाव ज़्यादा होता है, मतलब खून एक प्रकार से रिसता है, ज़्यादा रिसाव हो जाता है। ठीक है। और एड्स जान ही रहे हैं, मलेरिया भी आप जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर होगा। बस्तर का प्राचीन नाम कौन सा है? चलिए, बस्तर ये छत्तीसगढ़ में जगह है साथियों, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसका प्राचीन नाम पूछ रहा है बस्तर। यहाँ नक्सलाइट बेल्ट है साथियों, नक्सलाइट हमला होता रहता है। ठीक है, बताइए इसका पुराना नाम कौन सा है? बताइए। दंडकारण्य, मगध, प्रयाग, जगदलपुर? बताइए बस्तर का प्राचीन नाम कौन सा है? बताइए सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? यहाँ पे बहुत सारे नक्सलाइट हमले होते रहते हैं और बहुत सारे वीर सैनिक बेचारे यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो उन शहीदों को सत सत नमन। और आज के दिन ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। उनको एक बार फिर से सत सत नमन, बंदन है उनका। ठीक है, चलिए बताइए बस्तर का प्राचीन नाम कौन सा है? दंडकारण्य, मगध, प्रयाग या फिर जगदलपुर? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, दंडकारण्य, मतलब दंड देने वाला जंगल इसका मतलब होता है साथियों। दंडकारण्य का मतलब होता है दंड देने वाला जंगल। ठीक है, बस्तर का प्राचीन नाम है ये, और बस्तर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए आप। चीनी मिल, अखबारी कागज कारखाने, इस्पात संयंत्र या भारी अभियांत्रिकी संयंत्र? बताइए किसके लिए फेमस है? नेपा नगर किसके लिए फेमस है? चलिए, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आता है, बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, उनको भी देख के चलना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, अखबारी कागज कारखाने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? चलिए बताइए, हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। बांसुरी, सरोद, सितार या फिर वीणा? बताइए हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, बांसुरी से जुड़े हुए हैं साथियों। और हरि मतलब भगवान कृष्ण को समझ लीजिए, और वो बांसुरी बहुत बजाते थे। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया किससे हो जाएंगे? बांसुरी से जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? चलिए बताइए, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? असम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है? बताइए नंदा देवी चोटी किसका भाग है? असम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, कुमाऊं हिमालय का भाग है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में पड़ जाता है साथियों, ये उत्तराखंड में। ठीक है, कुमाऊं हिमालय का भाग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं कौन बताता है इसका राइट आंसर। मनिंदर, वासुदेव, कुजुल, कडफिसेस, कनिष्क? बताइए कुषाण
बताइए कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मनिंदर, वासुदेव, कुजुल, कडफिसेस, कनिष्क। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साथियों, कुजुल कडफिसेस ने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए स्टार लगा दिया हूं, आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में न्यायिक समीक्षा किस आधार पर की जाती है? बताइए। चलिए बताइए। न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन किस आधार पर किया जाता है? चलिए बताइए। न्यायिक समीक्षा जो होती है साथियों वो किस आधार पर की जाती है? बताइए। कानून द्वारा स्थापित कार्यविधि, ठीक है, उचित कानूनी प्रक्रिया, कानूनी नियमानुसार, पूर्व उदाहरणों और रिवाजों के द्वारा। बताइए सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में न्यायिक समीक्षा किस आधार पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, कानून द्वारा स्थापित कार्यविधि के द्वारा न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है या न्यायिक समीक्षा साथियों, ठीक है, तो ये यूएसए देश से लिया गया है साथियों। इमरजेंसी कहाँ से ली गई है साथियों? जर्मनी से, ठीक है। और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हमें जो विदेशों के संविधान से लिया गया है, विदेशों से लिया गया है साथियों, उसको याद किए रहिएगा, पूछता है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व तो पूछ लेता है तो आयरलैंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। श्रीमती बिलासाबाई विकास पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? चलिए बताइए। श्रीमती बिलासाबाई विकास पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? चलिए बताइए। बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमती बिलासाबाई, बताइए। बागवानी, मत्स्य पालन, कृषि, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीमती बिलासाबाई विकास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बागवानी, मत्स्य पालन, कृषि या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, मत्स्य पालन, ठीक है। मछली के पालन को बढ़ावा देने के लिए साथियों ये श्रीमती बिलासाबाई विकास पुरस्कार मिलता है। किस क्षेत्र में? मत्स्य पालन के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक का क्या नाम है? चलिए बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा के शीर्षक का क्या नाम है? चलिए बताइए। मी एंड मिसाइल्स, माई मेमोरियर्स, स्काई इज द लिमिट, विंग्स ऑफ फायर। चलिए बताइए। अब्दुल कलाम की आत्मकथा के शीर्षक का क्या नाम है? चलिए बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक का क्या नाम है? बताइए। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है साथियों। विंग्स ऑफ फायर मतलब आग के पंख। क्या साथियों? आग के पंख, ठीक है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा के ऊपर आत्मकथा है साथियों, इसमें लिखा गया, उनके बारे में लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए साथियों। जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, जिसको यूनेस्को बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। चलिए बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है साथियों, ये 1945 कर लीजिए साथियों, ठीक है। चलिए बताइए कब हुई थी? 1945, 1948, 1946 या 1941? चलिए सही जवाब बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों 1945 में, ठीक है। कितने में हुई थी साथियों? 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, द रेड साड़ी। चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रेड साड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए। द रेड साड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, जेवियर मोरो या फिर उमा भारती? बताइए सही जवाब क्या होगा? द रेड साड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए।
चलिए बताइए कौन है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, जेवियर मोरो इसके राइटर हैं साथियों। और ये सोनिया गांधी की आत्मकथा है साथियों, ये सोनिया गांधी की आत्मकथा है और इसमें सोनिया गांधी के बारे में लिखा गया है साथियों। और राइटर कौन है? जेवियर मोरो। ठीक है, द रेड साड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा साथियों। नाम क्या है? द रेड साड़ी पुस्तक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है इसका राइटर? जेवियर मोरो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, माले किसकी राजधानी है? चलिए बताइए, माले किसकी राजधानी है? बताइए, माले किसकी राजधानी है? मलावी, मालदीव, माली या फिर मॉरिशस? बताइए, माले किसकी राजधानी है? चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मलावी, मालदीव, माली या फिर मॉरिशस की? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, पूछ लेता है, यूपी पुलिस में आते रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मतलब बताइए, किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, चलिए बताइए किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को जीत ही लिया था और ये कभी युद्ध हारा नहीं था। ठीक है, समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताइए, देखते हैं कौन बताता है इस क्वेश्चन को। किस राज्य में रेलवे पटरी नहीं है? चलिए बताइए, चलिए अपने विवेक का प्रयोग करिए और बताइए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? बताइए, बताइए किस राज्य में, किस राज्य में रेलवे पटरी नहीं है? बताइए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, मेघालय में रेलवे की पटरी नहीं है साथियों, मतलब वहाँ पे ट्रेन नहीं चलती अभी तक साथियों। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये ग्रुप डी में पूछ लिया था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, मैंने इसको लिया साथियों। और इसका राइट आंसर क्या होगा? बी साथियों, मेघालय। मेघालय में क्या है? रेलवे पटरी नहीं है साथियों, याद रखना, मेघालय। ठीक है, मेघों का मतलब, मेघ मतलब बादल बहुत आते रहते हैं साथियों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती रहती है, तो मेघालय में क्या है? रेलवे पटरी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, फिल्म 3 इडियट किसके द्वारा लिखित पुस्तक से प्रेरित है? चलिए बताइए, फिल्म 3 इडियट किसके द्वारा लिखित पुस्तक से प्रेरित है? विकास स्वरूप, अशोक बैंकर, चेतन भगत, प्रेमचंद? चलिए बताइए, चलिए बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म 3 इडियट किसके द्वारा लिखित पुस्तक से प्रेरित है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, चेतन भगत द्वारा लिखित पुस्तक है साथियों, 5 पॉइंट समवन। क्या है साथियों? 5 पॉइंट समवन, ये पुस्तक का नाम है साथियों, और इसी से प्रेरित है ये जो फिल्म है साथियों, फिल्म 3 इडियट। ठीक है, उसके राइटर कौन है साथियों? चेतन भगत, 5 पॉइंट समवन, और इसी से प्रेरित पिक्चर फिल्म है कौन साथियों? 3 इडियट। चलो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में कौन सा राज्य भारत का मसालों के बाग के रूप में जाना जाता है? चलिए बताइए, भारत का कौन सा राज्य मसालों के बाग के रूप में जाना जाता है? चलिए बताइए, सही जवाब क्या होगा? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर असम? बताइए, मसालों का बाग। चलिए बताइए, मसालों का बाग किसको जाना जाता है, किस राज्य को? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। और एक बागों का शहर होता है साथियों, बागों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये यही तक था साथियों, और थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे साथियों, शाम को 8 PM साथियों, शाम को
टॉप 20 जीके के क्वेश्चन लेके आता हूं साथियों, और आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपको आते हैं। ठीक है साथियों, अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, माता पिता का सम्मान करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।